नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दुर्गा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सेट नंबर 7 को देखते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई सेशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख लें। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश इसको किया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो ये 3097 मेगावाट की यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार दिया है? दोस्तों तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार देने की बात की जा रही तो ये मंगोलिया में इसको दिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख बात की जाए तो मंगोलिया के राष्ट्रपति उटकाटिन सुलेखसुल द्वारा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिए हैं। राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो ये दोस्तों ये ट्विटर ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें ट्विटर की तो ट्विटर ने ट्वीट सर्किल नाम की नई सुविधा देने की घोषणा की है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता यह चुन सकते हैं कि कौन उनके ट्विटर को देख सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये HDFC बैंक है, इसको ध्यान में रखिएगा। HDFC बैंक है, ये भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने की घोषणा की है। HDFC का स्थापना दोस्तों बात करें तो ये 1995 में तथा मुख्यालय इसका कहाँ, मुंबई 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों मून लाइटिंग की बात की जा रही है, इसका संबंध दोस्तों रोजगार से, इसको ध्यान, रोजगार से इसका संबंध है। और मून लाइटिंग शब्द का संबंध रोजगार से है। एक फास्ट दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मूनलाइट कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इक्फाइज ककाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के बीच दोस्तों के मध्य स्थापित किया गया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये स्थापित किया गया है। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो ककाडू अभ्यास का आयोजन भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया है। यह एक नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये दोस्तों ये लद्दाख में इसकी स्थापित की जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख के नए उप राज्यपाल दोस्तों बात की थी, इसके BD मिश्रा इसके उपराज्यपाल, इसको ध्यान रखिएगा, BD मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों उसका संबंध की बात करें तो उसका लोक नर्तक उसका से संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। और भोजपुरी लोक नर्तक रामचंद्र मांझी का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उसका नाम दोस्तों कौन सा है? उसका नाम है सलीम दुरानी, उसका नाम, इसको ध्यान रखिए, सलीम दुरानी इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो दोस्तों ये विनेश फोगाट बनी, इसको ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट बन चुकी है। और विश्व चैंपियन प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेबर खेल दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। और लेबर कप एक टेनिस टूर्नामेंट है जो यूरोपीय देशों में प्रचलित है। और डेविस कप का संबंध दोस्तों ये टेनिस से, इसको ध्यान रखिएगा। डेविस कप जो है, डेविस ये टेनिस से संबंधित है, डेविस। अगला प्रश्न है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है?
तो ये दोस्तों इसकी बात करें तो ये इंडोनेशिया ने की, इसको ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की है 2022 की। अगर बात करें G20 तो 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया है और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल हुए और 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। 2023 में दोस्तों इसका आयोजन कहाँ भारत में किया जाएगा और 2024 में दोस्तों इसका आयोजन की बात करें तो 2024 में ये ब्राज़ील में किया जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा तथा 2025 की दोस्तों बात करें 2025 में ये साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये दोस्तों ये बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर, इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित शहर बांग्लादेश है, जबकि दोस्तों जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें ये दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है वर्ल्ड में। नेक्स्ट प्रश्न है बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध दोस्तों प्राचीन शिलालेखों की डिजिटलीकरण से, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर बात करें इसकी दोस्तों तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की श्री की स्थापना की गई है, जिसका संबंध प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो दोस्तों ये 280 के गीगावाट ये दोस्तों ये प्राप्त करेगा, ध्यान रखिएगा। 280 गीगावाट तक के सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इसका रखा गया 280 तक। और दोस्तों भारत सरकार ने अपने बजटीय आलेख में 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और दोस्तों 500 गीगावाट अक्षय प्राप्त करने का लक्ष्य दोस्तों 2030 तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है 500 गीगावाट तक का। अगला प्रश्न है कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ये 17 मार्च को ये मनाने की घोषणा की, इसको ध्यान रखिएगा 17 मार्च को, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। और दोस्तों कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, इसको ध्यान रखिएगा पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो दोस्तों ये 21.71% इसका आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% इसका रखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? ये दोस्तों ये इसको 2 को रखा गया है। और 2022 में 2 भारतीय समुद्री तट ब्लू फ्लैग में लिस्ट में शामिल है और भारत में अब तक कुल 12 समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच ये समझौता किया गया है। अगर बात करें सितंबर 2022 में भारत ने नेपाल के साथ जैव संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जैव विविधता संरक्षण समझौता को किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये भारती दास को ये नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। और दोस्तों भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में भारती दास को नियुक्त किया गया है तथा भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक दोस्तों CGA दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है, इसको ध्यान रखिएगा, चंद्र मुर्मू है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों बात करें मुलायम सिंह के यादव के बारे में तो ये वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये दोस्तों बात सही 3 बार रहे हैं। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, ये भी रहे हैं दोस्तों। वे 8 बार विधायक रह चुके हैं, ये भी सही दोस्तों। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था दोस्तों, नहीं दोस्तों इसका जन्म दोस्तों गोरखपुर जिला में दोस्तों नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये गलत है। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 बार भारत के रक्षा मंत्री तथा 8 बार विधायक रहे थे। और इनका दोस्तों जन्म की बात करें
तो इनका जन्म दोस्तों गोरखपुर में नहीं, इसका जन्म इटावा में हुआ था। इटावा में इनका जन्म हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। इटावा क्या सिपाही में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बात कीजिए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, इसके दोस्त इस मुख्य बने हैं के विनोद चंद्रन इसके बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किससे सम्मानित किया गया है? तो ये अजीत आज़ाद को ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये दोस्तों ये ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें कि कुछ प्रमुख पॉइंटों की, तो 95वां ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। उन्हें यह खिताब उनकी फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फिल्म द व्हेल के लिए इसको दिया गया है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये एनी एनोक्स को ये सम्मानित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो फ्रांस की एनी एनोक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए ये दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, पेडा पद्धति क्या है? अगर दोस्तों बात करें पेडा अप पद्धति की, तो ये जंगल काट कर सूखने छोड़ना, इसी को बोलते हैं पेडा पद्धति बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए। जंगल काट कर सूखने छोड़ना, इसको पेडा पद्धति बोलते हैं, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा का भाग है, महादेव की पहाड़ियाँ। और महादेव की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी इसी पहाड़ पर भी स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार दोस्तों किस काल में निर्मित हुआ था? तो ये निर्मित हुआ था क्रीटेशियस के समय में ये निर्मित हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन सी पर दिया है, क्रीटेशियस के समय में ये हुआ था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो ये दक्कन के पठार का निर्माण क्रीटेशियस काल में हुआ था। यह भारत का सबसे वृहद पठार है। तो ये क्या है? ये भारत का सबसे वृहद पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? दोस्तों बात की जा रही है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो ये 12 जिलों होकर ये गंगा नदी प्रभावित होती है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी में, और उसके दोस्त रिपीट कर सके तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो बिहार की ये 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। और पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई दोस्तों सबसे अधिक, जबकि समस्तीपुर में सबसे कम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? तो ये पटना में है, और सबसे कम कहाँ है? तो ये समस्तीपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? जी दोस्तों ये इसकी संख्या की बात करें तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या ये 21 इसकी संख्या है, जो ऑप्शन दिया गया है किस पर? इसी पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितना है? तो अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो इसकी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई, इसको ध्यान रखिएगा। और नेपाल हिमालय का विस्तार काली एवं तीस्ता, तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच है, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों कितना है? 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो पूछ रहे हैं कि कौन सी झील जो है राजस्थान में नहीं है। अगर इसकी बात करें तो राजस्थान की दोस्तों ये मानस जो है ये दोस्तों ये कहाँ? असम में है। बाद बाकी पिछोला झील, डिंडवाना झील और फतेह सागर झील दोस्तों ये कहाँ? सब राजस्थान में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी पर जो मानस दिया है ये वहाँ स्थित नहीं है। कहाँ है दोस्तों? मानस बल की दोस्तों बात करें, मानस झील कहाँ दोस्तों? ये असम में है। अगर बात करें मानस बल झील की तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि अन्य सभी राजस्थान में दोस्तों स्थित है, ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर में स्थित यह झील दोस्तों अन्य निम्न है। जैसे अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो बेरी नाग, शेषनाग, बुलर झील ये दोस्तों सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों बात कीजिए राष्ट्रीय जल परिषद संसाधन का, तो ये दोस्तों ये 1983 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 1983 में किया गया था और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था। और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस परिषद के मुख्य उद्देश्य राज्यों के संबंधित जल विवादों को सुलझाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों बात करें तो ये विकल्प एक पर जो है ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनस्पद और संन्यास, दोस्तों यही सही, इसको ध्यान रखिएगा। ये आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? दोस्तों बात करें तो गुप्त वंश की, दोस्तों पूरे गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? कि दोस्तों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को ये कहा जाता है। तो अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात करें तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं और समुद्रगुप्त के पर्याग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र या लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। और समुद्रगुप्त की माता के नाम की दोस्तों बात करें तो इसकी माता का नाम दोस्तों कुमार देवी, इसकी माता का नाम है कुमार देवी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पेगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ये दोस्तों ये पल्लवों की ये साक्षी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगर बात करें इसके कुछ प्रमुख पॉइंटों की तो महाबलीपुरम के सप्त पेगोंडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है और इसका निर्माण दोस्तों पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका करवाया था। नरसिंह वर्मन ने इसका करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पेगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ये दोस्तों ये तो पल्लवों को है ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये दोस्तों बात करें तो ये नासिरुद्दीन का दोस्तों ये प्रधानमंत्री था, इसको ध्यान रखिएगा, नासिरुद्दीन का। अगर बात करें दोस्तों दिल्ली सल्तनत की तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्लुग खान की उपाधि प्रदान की थी और 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना, जो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से दोस्तों ये कौन सा सुमेलित है? अगर बात करें शेख निजामुद्दीन औलिया की तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इसका चिश्तिया संप्रदाय, ये भी दोस्तों सही है। और दोस्तों बहाउद्दीन जकारिया तो सोहरावर्दी संप्रदाय, ये भी दोस्तों सही है। और मियाँ मीर की दोस्तों बात करती है कादरी सिलसिला, ये भी सही है। और अहमद फरहिंदी की बात करती है नक्शबंदी संप्रदाय, भी दोस्तों इस प्रकार दोस्तों चारों सही है, ऑप्शन डी का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों बात की दिल्ली में हुमायूं का मकबरा की बात की जा रही है तो इसकी मकबरा तो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम के द्वारा। और दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था और इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास थे और मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी की बात की जा रही तो ये मोती मस्जिद दोस्तों ये नहीं है, बाद बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस दोस्तों ये सभी यहाँ स्थित, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें पंचमहल, सलीम चिश्ती मकबरा और मरियम पैलेस और फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जबकि दोस्तों मोती मस्जिद की बात करें, अगर मोती मस्जिद की बात की जाती है दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली तथा आगरा के किले में स्थित, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो खालसा पंथ दोस्तों बात की जा रही तो ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों बात की जा रही तो अगर इसकी शासक की बात करें तो मोहम्मद शाह इसका दोस्तों यहाँ के सुल्तान था, यहाँ का शासक था, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था और इस दौरान दिल्ली का शासक
मोहम्मद शाह था और नादिर खान ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजान, हीरे मोती और जवाहरात एवं मयूर सिंहासन पर अधिकार भी कर लिया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों बात कीजिए तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया था, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। और बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 ईस्वी के आसपास 1935 से प्रस्तुत किया था और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया गया था। इसकी दोस्तों ये प्रमुख पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो दोस्तों ये डिजरेली के द्वारा ये स्वीकार किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, डिजरेली के द्वारा स्वीकार किया गया था, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। और 1857 के दोस्तों इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और इसी विद्रोह को वी डी सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों संज्ञा भी दी थी। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो दोस्तों बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में दोस्तों ये महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। और गांधी जी ने 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दोस्तों कहाँ ब्रिटेन पहुँचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों ये समाजवादी को ये शामिल नहीं किया गया था, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। और मूल संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर किए गए थे। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल में के दौरान हटाया गया था? तो ये दोस्तों मोरारजी देसाई सरकार के समय में इसको हटाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। और उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में थी। और मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 31 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों वित्त आयोग के गठन की बात करें तो पहले तो ये 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। और भारत का पहला वित्त आयोग दोस्तों 1951 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1952-57 का अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। और इसकी अध्यक्षता केसी नियोगी किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास पूछ रहे कितने प्रकार का आपातकाल है? दोस्तों ये 3 प्रकार के भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल होते हैं। और बात करें तो भारत के संविधान के पास 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। और प्रथम आपातकाल की दोस्तों बात करें तो ये आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है। और दोस्तों बात करें अनुच्छेद 356 की, आर्टिकल 356 की, तो आर्टिकल 356 में ये दोस्तों इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। और दोस्तों अनुच्छेद 360 की बात करें, आर्टिकल 360 की बात करें और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों तीनों का आपातकाल के बारे में बात कर लिए हैं। और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? कि दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से इसके ग्रहण की गई। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें तो भारत में संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से विपरीत है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होते हैं, जो संसद के प्रति जिम्मेवार होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्न देखे हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।